हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ी स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस का सब्जेक्ट जो आपका 22 जुलाई को एग्जाम है जेएनवीएसटी 11th क्लास के लिए। तो जो साइंस है, जो विज्ञान का सब्जेक्ट है, वो कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी 22 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि हम देखें कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनके बारे में मैं जो डिस्कस करूंगा इनको ध्यान से देखना। ऐसे ही आपको पूरे चैप्टर का, पूरे साइंस का अच्छे से गो थ्रू होना है, हर चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बने तो आप कर पाओ। ठीक है ना, तो यहाँ मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाया हूं, तो इनको ध्यान से देखना, एमसीक्यूज है, ध्यान से देखना और आप खुद ट्राई करना कि आप कितना कर पा रहे हो। कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको आंसर करना है कि हाँ सर, हम इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, इतने नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे आंसर करना, तो मैं देखूं कि हाँ आप कितने कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो साइंस का क्लासेस है, तो बच्चों जो जो साइंस की तैयारी कर रहे हो आप ध्यान से देखो, ध्यान दो कि कितना हो पा रहा है आपसे। मैं क्वेश्चन शुरू करूं? ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे हैं देखना। पहला क्वेश्चन है, अगर आपसे कहा जाए यदि किसी पदार्थ का पीएच कितना है, 7 है। ओके, पीएच क्या है, पीएच कितना है, 7 है, तो क्या होगा? इफ पीएच वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज 7 देन। तो बताओ, अगर पीएच, किसी सब्सटेंस का पीएच जो है 7 है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन देखना। ठीक है, ऑप्शंस में क्या है? इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस, इट इज एन न्यूट्रल सब्सटेंस, इट इज अ बेसिक सब्सटेंस एंड बोथ ए एंड बी। क्या है? अम्ल है, उदासीन है, क्षारीय है, या ए और बी दोनों है। तो 7 जो होता है तो क्या होता है? 7 से कम और 7 से ज्यादा में ही आपका अलग अलग हो जाता है। 7 जो है न्यूट्रल कंडीशन होता है। ठीक है ना, तो न्यूट्रल होता है मतलब क्या होगा? आपका बी ऑप्शन जो है यह एक उदासीन होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका, बी वाला एक विकल्प सही होगा। आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या है। जनरली द गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड एसिड। एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होता है। ठीक है, धातु और मेटल, धातु और अम्ल के बीच में अगर रिएक्शन होगा तो आपको यह बताना है कि कौन सी गैस निकलेगी। ठीक है ना, तो आप जो भी ध्यान, जानते हो क्या ध्यान देना है? यहां आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका अम्ल होता है उसमें H+ आयन जरूर होता है। ध्यान दिए होगे ना, H+ मीन्स हाइड्रोजन उसमें जरूर होता है। तो आपसे जब भी मेटल H करके रिएक्शन करेगा तो H2 हमेशा निकलता है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कौन सी गैस निकलेगी? यहां हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आगे चलो, ये हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? तो ऐसा अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे अपशिष्ट, कैसे वेस्ट होते हैं? देखो, कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप देखोगे कि उन्हें मैं फेंक देता हूं। ठीक है, घर में जो खाना बचता है, जो सब्जी का छिलका बचता नहीं, होते हैं ना, जो वेजिटेबल्स होते हैं, खराब वेजिटेबल्स, उनको फेंक देते हैं या उनको रखे रहते हैं घर पे, सड़ने लगते हैं कुछ टाइम के बाद। तो उनका क्या होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और या उसको खत्म कर देते हैं। समझते हो ना ये चीज? तो ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो खत्म हो जाए, धीरे धीरे वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां क्या पूछा है आपको? बायोडिग्रेडेबल कौन से वेस्ट होंगे? कौन सा होगा जो आसानी से गल जाए, जो जिसका डिकम्पोजिशन हो जाए? तो कौन सा होगा? डेड बॉडी ऑफ एनिमल। कभी भी आप देखते होंगे कि कोई एनिमल, अगर मतलब कोई एनिमल मर गया है या उसकी डेड बॉडी है, तो आप देखोगे कि कुछ दिन के बाद सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। उसमें छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कहते हैं ना कीड़े लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर लग जाएंगे और धीरे धीरे उसको खत्म करेंगे। ठीक है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम? डेड बॉडी ऑफ एनिमल होगा। ठीक है, पॉलीथीन, आयरन रॉड, प्लास्टिक बकेट, ये सब कहाँ होते हैं? आप प्लास्टिक को फेंक दो, 40 साल 50 साल वैसे ही रह जाएंगे, ये गलते नहीं है, नहीं कहते हैं धरती के अंदर, ये गलते नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है इनको गलने में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? पशु शव। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आर्टरी एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क ऑफ वेरी नैरो ट्यूब्स। बहुत संकरी ट्यूब्स होते हैं। हिंदी में देखना, धमनियां और नसें बहुत संकरी नलियों के जाल से जुड़ी होती हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्हें कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है ना, कैपिलरीज। तो ये भी आपको मालूम है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। देखो कई तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम देखते हैं। पहला क्या होता है कि जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन होगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तभी ऑक्सीडेशन होता है ना ऐसा। फिर आयंस की बात करते हैं कि हाँ आयंस बढ़ते घटते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आप कर सकते हो ना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखना क्वेश्चन नंबर 6 है विच एसिड इज देयर इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। तो आपसे कोई पूछे कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो यहां देखो ये तो बोल्ड है, ऑक्जेलिक एसिड। क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, या हिंदी में भी ऑक्जेलिक एसिड ही बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड। जो आपकी फूड पाइप होती है ना, एलिमेंट्री कैनल मतलब फूड पाइप, आप कभी भी खाते हो खाना तो ऐसे फूड पाइप से क्या होता है, आपके स्टोमक में जाएगा, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो फूड पाइप में जो गले से जो होता है ना आपके, हाँ, बक्कल कैविटी से नीचे होता है फूड पाइप। इस फूड पाइप से जो फूड जो जाता है ना, वो कैसे जाता है, किस मीडियम से जाता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं बेटा, उस मूवमेंट को पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। नीचे आ जाना, आहार नाल की दीवारों के संकुचन एवं प्रसार। जानते हो क्या होगा, ऐसे समझ लो एक पाइप है, तो ऊपर क्या होगा कि ऊपर अगर फूड आया धीरे धीरे तो ऊपर वाला फैलेगा और नीचे वाला फैलेगा, नीचे वाला पार्ट फैल जाएगा, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे वाला एक्सपेंड हो जाएगा। ऐसे करके नीचे वो धीरे धीरे फूड आता है। आप कभी ये सोचो कि खाना खा के आप उल्टा हो जाओगे तो फूड ऐसा नहीं है मुंह से निकल जाएगा आपके, क्यों, क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है। फूड पाइप जो होता है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, उसमें ऐसे नहीं फूड क्या होगा कि ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो दबेगा और नीचे वाला पार्ट जो है खुलेगा, तो नीचे ही हमेशा मूवमेंट होता है। ऐसा सोचो कि नहीं हम खा लिए उल्टा हो जाए तो पूरा का पूरा भोजन निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन उल्टा होना नहीं है, वो नुकसान ही पहुंचाता है, आप उल्टा मत होना, लेकिन निकलता नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जो होता है उसके थ्रू ये जो आपका फूड है वो नीचे जाता है, ठीक है, किसमें, स्टोमक में, ठीक है। फिर डाइजेशन होगा, डाइजेशन में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या डाइजेस्ट होता है, आपका प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है, ये सब प्रोसेस धीरे धीरे माइंड में रिवाइज करते रहना, ठीक है ना, रिवाइज अच्छे से करना। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। आपसे पूछेगा कि ग्रोथ हार्मोन कौन से ग्लैंड से सेक्रेट होता है, याद है आपको, तो आप इसका आंसर भी करना। 5 के बाद 8, 5 क्वेश्चन दिया हूं, 5 नंबर का और 8 नंबर का। मैं ऐसे क्वेश्चन देते जाऊंगा कि आपको भी मैं देखूं कि आप एक्टिव हो कि नहीं। कमेंट सेक्शन में अगर आप आंसर करोगे तो इसका मतलब है कि आप पूरा वीडियो देख रहे हो, एक एक वीडियो देखते चल रहे हो, ठीक है ना, मैंने एक एक पार्ट धीरे धीरे देखते चल रहे हो, एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपके घर में कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है नवोदय विद्यालय की, ठीक है, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी तैयारी कर रहा है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, तो देखो अभी आप 11th में जाने की ट्राई कर रहे हो। मैं खुद एक नवोदयन हूं, मैं क्लास 6 में गया था और क्लास 6 में जाने से जो प्रोग्रेस होगा, आज देखो 11th में भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन क्लास 6 से और अच्छा रहता है, समझ रहे हो ना, और अच्छा रहता है क्लास 6 में अगर आप जाते हो। तो क्लास 6 में जो बच्चा जाना चाहता है, अगर आपके रिलेटिव में है या आपका भाई बहन है, तो आप उनको द्रोड़ स्कूल के बारे में जरूर बताओ। द्रोड़ स्कूल में हम तैयारी कराते हैं नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की। तो हमारे पास नवोदय के लिए 2024 के लिए नवोदय अल्फा बैच है, ठीक है ना। इस बैच में हम क्या कराएंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं। वीडियो लेक्चर्स में कैसा होगा कि शेड्यूल करके आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। शेड्यूल मतलब क्या होगा कि टाइमली आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके सर आपको देंगे, ठीक है ना। आपको ऐप के थ्रू पढ़ाया जाता है, ऐप आप डाउनलोड करोगे, उसी के थ्रू आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। वीडियोस मिलने के बाद आप वीडियोस को देखोगे, फिर उसके बाद आप सोचोगे कि हाँ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चंस करोगे, समझ रहे हो, वीडियो देख के फिर क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे। सोचो आप वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस किए,
फिर चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट दिए, तो आपको पूरा क्लियर होने लगेगा जो चीज़ आप देखे हो वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर क्या है, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां लिमिटेड बच्चे रहते हैं। वहां क्या होता है कि आपको कोई डाउट होती है, कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप भेजोगे और वहां जो बच्चे रहते हैं वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, नहीं तो आपके टीचर भी वहां एक्टिव रहते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी नवोदय अल्फा बैच में, ठीक है। तो नवोदय अल्फा बैच में जरूर इनरोल कराएं। एग्जाम तक आपके साथ रहते हैं आपके टीचर, अच्छे से तैयारी होती है। तो अगर आप चाहते हो, आपके कोई भी मतलब रिलेटिव्स हैं और वो चाहते हैं तैयारी करना, तो आप उनको जरूर सजेस्ट करना द्रोड़ स्कूल के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका नवोदय अल्फा बैच। इसके साथ ही कोई आपके रिलेटिव में कोई आपके जानने वाला अगर सैनिक की तैयारी करना चाहता है, तो हमारे पास सैनिक अल्फा भी है। इसमें भी हम वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। तो सैनिक की तैयारी करने वाला कोई बच्चा है तो उनको भी जरूर आप बताना द्रोड़ स्कूल के बारे में, ठीक है। साथ में हमारे पास अर्जुन बैच भी है। अर्जुन बैच में क्या होगा कि आपको जैसे कुछ बच्चे होंगे आपके मतलब संपर्क में, तो वो ऐसे होंगे कि हाँ क्लासेस कर रहे हैं बाहर ऑफलाइन और उनको कुछ चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, तो उनको हम पिछले साल का रिकॉर्डेड जो वीडियो है पूरा का पूरा अर्जुन बैच ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो भी वो बच्चे होंगे उनको क्या होगा, कुछ देखना होगा, कुछ चैप्टर्स फंस रहे हैं उनको क्लियर करना होगा, तो पूरा बैच ले सकते हैं। इस बैच में भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें भी अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो उनको बताइएगा कि हाँ उनके पास अर्जुन बैच भी है। उसमें कंप्लीट आपको एक ही बार मिल जाएगा। नहीं होता कि साल भर नहीं करना, हमें 3-4 महीने अच्छे से पढ़ना है, 3-4 महीने ही हमारे पास टाइम है और बाद में हम अच्छे से रिविजन करेंगे और हम बाहर भी पढ़ रहे हैं, तो उनको उनके लिए अर्जुन बैच कंप्लीट कोर्स है, तो इसे भी रिकॉर्डेड बैच भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही अगर कुछ बच्चे हैं कि जो चाहते हैं कि नहीं हम टेस्ट देकर देखें, तो टेस्ट भी हमारे पास नवोदय का 30 मॉक टेस्ट है। हाँ, इसके साथ ही 10 मॉक टेस्ट है आपका नवोदय का। तो बड़ा वाला पैक लेना है बड़ा वाला ले सकते हो, छोटा वाला लेना है तो छोटा वाला, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास मॉडल पेपर्स हैं, 50 मॉडल पेपर्स हैं, ठीक है। इसके मॉडल पेपर्स को आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इसके वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। 50 मॉडल पेपर सॉल्व करोगे आराम से, हर चीज क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास सैनिक का 10 मॉक टेस्ट भी है। तो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं सैनिक का, नवोदय का, हर चीज है हमारे पास। तो आप जरूर बताओ कि द्रोड़ स्कूल में कैसे तैयारी हो रही है, बच्चे कैसे करेंगे तैयारी, एकदम अच्छे से तैयारी होगी, ठीक है ना। हाथ पकड़ के हम चलते हैं, समझ लो, ठीक है। साथ में अगर आपने द्रोड़ स्कूल का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उनको जरूर बताइए कि हाँ द्रोड़ स्कूल का चैनल है यूट्यूब पे, और द्रोड़ स्कूल का एक आपका ग्रुप है, किसमें आपका है टेलीग्राम में आपका चैनल है, और ऐसे ही यूट्यूब पे भी है। दोनों सब्सक्राइब करके रखें, जो भी नवोदय विद्यालय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा उनको जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही कोर्स रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ 6 के कोर्सेज में क्या है क्या नहीं है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, द रीजन फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल इन वाटर। वाटर में अल्कोहल का क्यों सोल्यूबल होता है, कैसे होता है, तो इसका रीजन बताना है आपको, ठीक है ना। आप कभी भी देखते होंगे कि जो अल्कोहल लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अल्कोहल में वाटर में अल्कोहल ऐसे डाल देते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्यों सुचालक होता है ग्रेफाइट विद्युत का, विद्युत कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्यों होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर इसलिए होता है कि इसमें विद्युत प्रवाह क्या है, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। आप जब भी पढ़े होगे तो देखोगे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे करके ऐसे बनाते हैं लोग, ठीक है ना, ऐसे करके 6 ऐसे इसके फेसेस रहते हैं, ऐसे करके एक नीचे ऐसे करके बनाते हैं और ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो इनमें क्या होता है कि ऐसे करके इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, इनके बीच में क्या होता है, यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो उनके लेयर के बीच में मूव करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। इसके साथ ही है इन फूड कंटेंट, इन फूड चेन द फिर बाई नहीं है, देखो हिंदी में समझना, खास श्रृंखला में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, ठीक है ना। जब भी आप फूड चेन देखते होगे तो फूड चेन में आपको बताना है कि फर्स्ट जो कंज्यूमर होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। फूड चेन में फर्स्ट FIRST FI पे ही छूट गया है, फर्स्ट कंज्यूमर, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर या फर्स्ट कंज्यूमर आप जिनको कहोगे कौन होंगे, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स आपके जो होंगे वो तो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट लेवल पे आएंगे हर्बीवोरस, कौन आएंगे आपके हर्बीवोरस, ठीक है ना। यहां शाकाहारी जंतु आते हैं फर्स्ट पे,
ठीक है ना, शाकाहारी आते हैं फर्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किन कैंसर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्सपोजर टू। त्वचा कैंसर किसके कारण होता है? तो त्वचा कैंसर जो है वो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण, पैराबैंगनी किरणों के द्वारा, ज्यादा पैराबैंगनी किरणों में अगर आप एक्सपोज करते हो, बाहर निकलते हो, तो उसके कारण होता है, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट। आपसे जब भी ऐसे चुंबक दे दिया, चुंबक में बोला कि हाँ ये मैग्नेट है, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहां होता है मैग्नेटिक फील्ड का? बताओ, बता लोगे? सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है आपका उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल दोनों में। मतलब कौन सा होगा? बी और सी दोनों में। जब भी देखोगे आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ऐसे करके बनाते हैं मैग्नेट, तो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, देखते हो ना, ऐसे करके, क्रॉस नहीं करता एक दूसरे को। ये मैग्नेट है, ऐसे करके लाइंस बनती है ना, तो ऐसे ऐसे लाइंस बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दोनों साइड में बनता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल में, दोनों में बनता है, तो उत्तरी और दक्षिणी पोल दोनों में होगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फीमेल लॉसेस हर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस आफ्टर, ठीक है। कहा जाता है कि एक टाइम के बाद जो फीमेल हैं, जो महिला है, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ठीक है। वो टाइम पीरियड कब कहा जाता है? ठीक है, आप जब भी देखोगे तो ये टाइम पीरियड कब कहा जाएगा कि जब फीमेल बच्चों को पैदा नहीं कर पाती, ठीक है। वो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो मां नहीं बन सकती, तो वो टाइम पीरियड कौन सा है? मिनार्क, मेंस्ट्रुएशन, गेमेट फॉर्मेशन या मेनपॉज। तो जो आपका मेनपॉज है, ये आपका रजनोवृत्ति जो बोलते हैं, ये आपका ऐसा पीरियड है 45 एज या 50 ऐसे कुछ होता है, उसके बाद नहीं हो पाता, ठीक है, बच्चे नहीं हो पाते, तो इसे क्या बोलते हैं हम? मेनोपॉज, मेनोपॉज टाइम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड, ठीक है। प्रिज्म में से अगर आप ऐसे प्रिज्म रखो और प्रिज्म में से व्हाइट लाइट अगर पास करोगे तो व्हाइट लाइट क्या होगा? 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है, याद है ना, 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होना व्हाइट लाइट का क्या कहलाता है? कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? तो आप इसे कहोगे ये होता है डिस्पर्सन से, ठीक है ना, फैलाव हो जाता है डिस्पर्सन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, स्पाइरोगायरा जो है रिप्रोड्यूस कैसे करता है? स्पाइरोगायरा में प्रजनन कैसे होता है? स्पाइरोगायरा मालूम है? जाके जरूर देखना स्पाइरोगायरा क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसमें है स्पाइरोगायरा। तो इसमें क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, मुकुलन होता है। मुकुलन नहीं कहते हैं फ्रेगमेंटेशन को, खंडन मेरे ख्याल से कहते हैं, ठीक है, विखंडन या हाँ मुकुलन तो इसमें होगा, बडिंग होगा, तो फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? जब भी स्टार्स को देखोगे तो क्या होगा? वो ऐसे ट्विंकल करते हैं, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? टिमटिमाते हैं, ठीक है, ट्विंकल करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कि आप जब भी देखोगे तो जो एयर के लेयर्स है ना, जो हवा के जो विभिन्न स्तर हैं, लेयर्स हैं, वो क्या होता है कि उनकी डेंसिटी, मतलब जो उनका घन होता है, क्या कहते हैं इसे, क्या वो ज़्यादा घने होते हैं कहीं और ज़्यादा पतले होते हैं। जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिफर करती है अलग अलग लेयर्स में, तो उसके कारण जब भी उनमें मूवमेंट होता है तो ऐसे ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, तो उसे क्या बोलेंगे? बादलों के प्रकाश का परावर्तन नहीं, धूल के कणों के द्वारा नहीं, पानी की बूंदों नहीं, तारों का प्रकाश में अपवर्तन, ठीक है, तारों के प्रकाश का वायुमंडल, जो एटमॉस्फेयर है आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में जो रिफ्लेक्शन होगा, जो डिफरेंस लेयर्स होंगे, उनमें रिफ्लेक्शन के कारण आपको तारे जो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। रियलिटी में जब आप स्पेस में जाओगे, अगर स्पेस में जाना हुआ आपका, अगर आप घूमने स्पेस में गए, अगर आप साइंटिस्ट बन गए, ऐसे एस्ट्रोनॉट बन गए, तो स्पेस में जाओगे तो आप वहां देखोगे कि वहां ऐसे ही पूरा चमकते रहेंगे, ऐसा नहीं कि टिमटिमाएंगे। जहां तक एटमॉस्फेयर है आपका, वहां ये टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 18 है, द एलिमेंट यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? ठीक है, तो सोलर सेल में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, तो आपका सिलिकॉन जो है सोलर सेल में तत्व जो है प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कैलोरी मान की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई आपको मालूम होनी चाहिए, क्या है इसकी? केजी किलोग्राम, केजी पर किलोग्राम। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर? तो
धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में लिखा गया कौन सा लिखा गया, कौन सा समूह है, ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना बच्चों, अच्छे से तैयारी करना। कहा जाता है ना कि नवोदय में अगर जाओगे, नवोदय में अगर आपकी तैयारी हो गई, अगर नवोदय में चल गए तो बेटा अगर 11th 12th भी अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा आप सीखोगे। वहाँ का इन्वायरमेंट ही अलग होता है। मन लगा के पढ़ो बच्चों, अच्छे से पढ़ो, देखना जरूर आप सक्सेस होगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़ना।